अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनम अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से। आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है MUS, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। और इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है अपने शो पर डॉक्टर नासिर सईद को, जो कि ज्वाइन कर रहे हैं हमें टोरंटो कनाडा से। डॉक्टर नासिर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री के साथ साथ डायरेक्टर फैकल्टी डेवलपमेंट क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलते हैं डॉक्टर साहब से और आज उनसे कुछ सवालात करेंगे रिलेटेड टू MUS। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहती हूँ आपको शो पर। क्या हाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज प्रोग्राम का जो टॉपिक है, हमारा जो मौजू है वो है MUS, विच स्टैंड्स फॉर मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। तो डॉक्टर साहब, अगर हम आम फहम लोगों की मालूमात के लिए आपसे जानना चाहें कि मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स होते क्या हैं और इनकी वजूहात क्या होती हैं? मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स जो है वो कैटेगरी है साइकियाट्री में, मेंटल हेल्थ में, जहाँ पे पेशेंट आम तौर पे मुख्तलिफ फिजिशियंस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ जगहों पे फिरता है, क्योंकि उसको ऐसी अलामतें होती हैं जैसे कि दर्द, मैदे का दर्द, बाजू का दर्द, पट्टों का खिंचाव, पेट में गैस, घबराहट, और उनके लिए वो मुख्तलिफ दूसरी स्पेशलिटीज में जाता है। उसकी वहां पे इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं, उसको मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है और फिर उसको दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा होता। और वो अलामतें जो मेडिकली इन्वेस्टिगेशंस पे या क्लिनिकल डायग्नोसिस पे फिट ना बैठती हो, वो इस जुमरे में आती हैं मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स के तौर पे, कि ऐसे सिम्टम्स जो एक्चुअली होते हैं, मकर नहीं होता, कोई वो चक्करबाजी नहीं होती, लेकिन वो अलामतें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जिस्म के अंदर ऐसा कोई पैथोलॉजी या एबनॉर्मेलिटी या कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता जो किसी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन में जाहिर हो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां हम MUS की बात कर रहे हैं, वहां अगर हम बात करें फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि FNDs के नाम से भी जाना जाता है, लोगों को ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि बेसिकली ये क्या होता है या ये क्या होते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता चलूं कि पहले मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो साइकियाट्री में इस्तेमाल होते हैं, DSM होता है, ICD-10 होता है, या दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लोग यूज करते हैं, इसमें बतदरीज वक्त के साथ साथ तब्दीली आती चली जाती है। और वो तब्दीली आती इसलिए है कि कुछ प्रेजेंटेशंस फर्क होती हैं, कुछ डायग्नोसिस क्राइटेरिया बदलने की वजह उसकी मजीद तफसीली मालूमात। मसलन अगर कोई बीमारी आप समझें कि जैसे फ्लू था, तो फ्लू की बीमारी पहले जब डायग्नोज होती थी तो उसमें एक किस्म का ही फ्लू होता था, अब फ्लू की बहुत सारी किस्में, या जैसे कोविड की सिचुएशन आजकल हो रही है तो उसमें कई किस्म के कोविड आपको कह रहे हैं कि मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं वायरस के। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले इस बीमारी को फंक्शनल डिसऑर्डर बोला जाता था, फिर इसका नाम बदल के सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स रख दिया गया। अब जो नई क्लासिफिकेशन सिस्टम आ रही है उसमें इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम, और वो नाम देने की मेन वजह ये है कि वो कहते हैं जी ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें एज सच कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन डैमेज या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ब्रेन के सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। मसलन फालिज, मसलन जिस्म का सो जाना, मसलन जिस्म में दौरे या उसकी शिकायत होना। सो इन कैटेगरी को हमने फंक्शनल, यानी कि जो ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड काम है, इमोशंस, मेमोरी, ये सारे फंक्शनैलिटी है ब्रेन की, उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। माजी में इसको हिस्टीरिया, हिस्टेरिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और इस तरह के बेशुमार नाम दिए गए थे, जो अभी भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी सब कैटेगरी में जब हम डायग्नोसिस के जाएं तो उनमें फिर अभी भी कुछ नाम पुराने हैं। अब इसमें थोड़ी सी आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है कि लॉन्ग टाइम बैक, मुझे अच्छी तरह याद है 30-35 साल पहले जब इन डिसऑर्डर्स को फंक्शनल डिसऑर्डर कहा जाता था, तो उस पे साइकियाट्रिस्ट ने इतराज किया था कि जी
ये नाम स्टिग्मेटाइज्ड करता है कि आप मरीज को स्टिग्मा दे रहे हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसको उस फंक्शनल डिसऑर्डर की जगह फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया। तो एक इसी आयरनी भी है, लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ उन्होंने कहा जी रिसर्च ने ये तब्दील भी किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां हम बात कर रहे हैं इस डिसऑर्डर की, वहां आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके मुशाहिदे में कितने फीसद लोग जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, या आपको महसूस होता है कि इतने लोग जो हैं वो इस बीमारी से मुतासिर हो जाते हैं? देखिए, इसमें मसला ये है कि मेरी अपनी फिगर्स का बयान करना तो शायद इतना अच्छा नहीं होगा। मैं साइंटिफिक लिटरेचर की बात करूं, कहा यह जाता है कि 30 से 40% लोग सही जो आम तौर पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनमें फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस या फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, कुछ लिटरेचर 10% कहते हैं, कुछ 6% कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी स्टडी किस इलाके में की गई, उसमें स्टडी में क्या बैकग्राउंड था। लेकिन आप रफली ये समझ लें कि 3 से 6% की फिगर तो है। तो हर 100 में से 6 लोग जिनको मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और इन्वेस्टिगेशन पे कुछ साबित नहीं होता, उनको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां हम मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स की आज बात कर रहे हैं, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर भी हमारे अक्सर सुनने में आता है, और आपकी नज़र में या लोगों को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली में सोमैटिक डिसऑर्डर, सिम्टम डिसऑर्डर? अगेन, सोमा का लफ्जी मानी ये है कि वो अज्जा, वो जो हमारे ऑर्गन्स जो हमारे पेट या इर्द गिर्द से रिलेटेड, वहां से सोमा का लफ्ज निकला। सोमैटिक तमाम वो ऑर्गन की प्रॉब्लम्स जिसमें कोई ना कोई जिस्म का ऑर्गन सिस्टम शामिल, मसलन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मसलन जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, मसलन मस्कुलर सिस्टम, लेकिन ज्यादा हम इसको पेट से रिलेटेड लेते हैं। गैस का बनना, पेट में मरोड़ उठना, कब्ज की शिकायत मुसलसल रहना, ये आमतौर पे सिम्टम्स है। सो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में कुछ मजीद कैटेगरी है, कुछ मजीद डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन उनमें से मेन कंप्लेंट यही होती है फिजिकल अलामतों की। सही। डॉक्टर साहब, जब हम इन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो आम फहम लोगों को ये बात आप ज़रूर बताइएगा, मैं चाहूँगी कि स्ट्रेस का ताल्लुक, एंजाइटी का ताल्लुक कितना ज़्यादा गहरा है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये डिसऑर्डर्स किस हद तक हेल्पफुल साबित होते हैं अगर कोई शख्स अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखता है, या फिर कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लें तो? देखिए, मेन वजह जैसे मैंने पहले बताया कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इमोशंस और ब्रेन के फंक्शनैलिटी का है। ठीक है। जब भी इंसान का दिमाग सोचता है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर 900 बिलियन सेल्स हैं, जिनमें से 100 बिलियन जो हैं वो सेल्स हैं जो फंक्शनल हैं, और 900 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं बिलियन, अगर आप गिनना शुरू करें बिलियन तक तो कई दिन और कई रातें गुजर जाएंगी, 1 2 3 4 बिलियन में पहुंचेगा, इतना बड़ी अमाउंट है। और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्टेड इस तरह से हैं कि ये कनेक्शन कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक गैप पे है, और उसके दरमियान में एक डिस्टेंस है जिसको हम अपनी जबान में साइनैप्स बोलते हैं। So, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारी आंख से, कान से, जिस्म से कहीं से भी जाती है हमारे दिमाग को, वो न्यूरॉन्स में ट्रेवल करती है। सही। और एक वक्त में 1 मिलियन न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं सिंगल स्टिमुलस पे। सो आप इमेजिन कर लें कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रही हैं, तो कितने सारे न्यूरॉन्स एक वक्त में स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, फिर वो साइनैप्स जिसमें केमिकल ग्रेडियंट, और फिर आगे इम्पल्स। हमारे जज्बात और एहसासात सारे जितने भी हैं वो इन्हीं न्यूरोकेमिकल के तवाज़ुन और बैलेंस से जनरेट होते हैं, खास ब्रेन के एरियाज में। अगर हम स्ट्रेसफुल होंगे, और इन डिसऑर्डर्स के पीछे ज्यादातर लवाजमात यही हैं कि जो स्ट्रेस रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल इश्यूज, अदर सेंसिटिव इश्यूज, जिनके बारे में मरीज अपने दिल से इजहार ना कर सके, वो सारी अलामतें जिस्म
के अंदर सिम्टम के तौर पे पेश होती है। सो इमोशनल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हमने इन डिसऑर्डर्स की बात की है, मैं आपसे सिर्फ लास्ट में एक और डिसऑर्डर जो कि कहलाता है पेन डिसऑर्डर, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप मुख्तसरन बताना चाहें और आज का जो हमारा मौजू था उसको अगर कवर करना चाहें तो किस तरीके से आप आम फहम लोगों को मैसेज देंगे? देखिए, दर्द इंसान के अंदर सिर्फ उस वक्त महसूस होता है जब हमारे नर्व्स के खास कॉर्पसल्स प्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं या डैमेज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दर्द ऐसा हो, जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूं कि अगर मैं आपको कहूं कि अपना हाथ ऊपर कर लें तो 5, 7, 10 मिनट तक आप हाथ ऊपर करेंगे, उसके बाद वो हाथ रुकना शुरू हो जाएगा, कुछ अर्से बाद वो हाथ शल हो जाएगा। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम अपनी सोच का इजहार नहीं कर पाते, तो हमारे सारे जिस्म के पट्टे एक मुसलसल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो दर्द की अलामत बनती है। सो दर्द जरूरी नहीं कि डैमेज या नर्व कॉर्पसल्स के उससे खराब होने से हो, चोट लग गई, नर्व डैमेज हो गई, दर्द हुआ, फ्रैक्चर हो गया, दर्द हुआ। दर्द जो इमोशनैलिटी में इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसमें भी होता है। वो बेले का दर्द भी हो सकता है, वो पट्टों का दर्द भी हो सकता है, वो असाबी दर्द भी हो सकता है, वो असाबी खिंचाव भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और पेन डिसऑर्डर साइकियाट्री में, मेंटल हेल्थ में एक बहुत सिग्निफिकेंट एक सिम्टम और डिसऑर्डर भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई भी सजेशंस जो एज अ डॉक्टर, एज अ साइकियाट्रिस्ट आप हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को देना चाहेंगे जो हमें सुन भी रहे हैं, देखेंगे भी, किस तरीके से हम इन डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं या कहीं ना कहीं इनसे क्योर कर सकते हैं? 3 चीजें सिर्फ एम्फसाइज करूंगा। एक, अगर आपको कोई ऐसी अलामत है जिसमें डॉक्टर कोई सिग्निफिकेंट बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से राब्ता जरूर करें। अगेन, जरूरी नहीं कि आप पागल हैं, लेकिन आपको हेल्प हो सकता है वहां से मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये अलामतें फिजिकल दवाइयों से, मैदे की दवाई खा रहे हैं, मुसलसल खा रहे हैं, लेकिन मैदा ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको लाजमी किसी दूसरे से मशवरा करना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास आने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुदा ना खास्ता एक इल्जाम तराशी या स्टिग्मा नहीं है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके पेन डिसऑर्डर्स को, सोमैटिक डिसऑर्डर्स को, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेस करके उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बना सकता है, और आपके उस दर्द में जो मुसलसल कई सालों से आपका साथ दे रहा हो, डेफिनेटली आराम आ सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, टाइम निकाला, और आई होप कि आप सबको, जितने लोग अब हमें सुनेंगे और देखेंगे, उनको इससे जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से, और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया। वेरी मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि खैर ये टॉपिक इंतहाई बड़ा और तफसीली है, लेकिन अगर इसकी डिटेल्स चाहिए हों तो मैं हाजिर हूँ। मेरा YouTube चैनल है, उस पे भी ये सारी चीजें डिटेल्स अवेलेबल हैं, सो पीपल कैन लुक एट इट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।